बच्चों, a very good evening आप सभी को and I welcome you all to this amazing platform of ISC वाला and आप सभी के ISC वन शॉट सीरीज के अंदर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम हर एक चैप्टर का वन शॉट कर रहे हैं सो दैट आपको अपने एग्जाम के लिए एक रैपिड रिवीजन मिल जाए और एक जगह पे आपको सारे के सारी जो आपके टॉपिक्स है वो कवर हो जाए। तो इसी के साथ आज जिस चैप्टर का हम लोग वन शॉट करने वाले हैं दैट इज स्ट्रेट लाइंस, जो एक तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन अपने आपने क्लास 10 आईसीएससी में भी पढ़ा हुआ है। इस लेक्चर के नोट्स आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाकर आप और भी बैचेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू जिन बच्चों को नहीं पता दैट इज फिजिक्स वाला का जो एप्लीकेशन है उस पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे एंड बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इस लेक्चर के नोट्स हो गए या कोई भी पेड बैचेस के नोट्स हैं वो आपको वहां से अवेलेबल हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट हमारे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। ये क्या चैप्टर है, क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स एंड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास रहने वाले हैं, उन सारी चीजों को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सीखेंगे, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस के बारे में सीखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लोकस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लोकस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बारे में सीखेंगे, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, angle between two lines, various forms of equation of line, intercept form, general equation of line, to reduce the expression, to reduce to the intercept form। इसके अलावा बहुत सारे बेटा टॉपिक्स हैं, पर ये चैप्टर ओवरऑल बहुत ही आसान है, आपको समझ में आएगा। उसी के साथ साथ बेटा इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं क्या रूल्स रहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, distance of a point from a line, position of 2 points relative to a line, bisector of angle between a line और इन्हीं सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस। तो ये भाई इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के अंदर जिसको हम इस वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है बेटा, ठीक है। ये सब कुछ आपका सिलेबस है, बस इसको छोड़ के ये सर्कल्स है, यहां तक आपका सिलेबस रहेगा फॉर दी स्ट्रेट लाइंस। चलो भाई बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, हम 8-9 से कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हैं। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें क्या करता है बेटा, एक कार्टेशियन प्लेन जो कि क्रिएट होता है आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू। तो ये कार्टेशियन प्लेन में हम पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन सीख सकते हैं और इन सारी चीजों पे हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये दोनों एक्सिस मिलके 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट आता है उसका एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आपके पास पॉइंट आता है उसका एब्सिस नेगेटिव हो जाता है लेकिन ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है। एब्सिस एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट। थर्ड क्वाड्रेंट में आते आते आपके दोनों ही एब्सिस और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाते हैं। फोर्थ में एब्सिस पॉजिटिव और आपका बेटा जो ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से आप हर एक क्वाड्रेंट में पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो। ना डिपेंडिंग ऑन कि भाई ये जो एक्सिस है इसकी क्या इक्वेशन है और इक्वेशन होती क्या है। बेटा कोई भी स्ट्रेट लाइन जो हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं दैट इज बेसिकली अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और अगर हम यहाँ पे एक्सिस की बात करते हैं तो वो एक्सिस के भी डिफरेंट आपके पास इक्वेशंस बनते हैं, जो कि हमने छोटी क्लासेस में भी किए हैं कि क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस है बेटा, क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस है तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, y इक्विवेलेंट टू 0। जो आपकी y एक्सिस है इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बेटा x इक्वल टू 0। तो कोई आपसे आके पूछे कि ये अगर हमें y एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। अब कोई भी लाइन अगर पैरेलल है x एक्सिस के, अगर पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बेटा ऐसे एक्सिस की जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या निकल कर आती है, क्या बनती है, दैट इज y इज इक्वल टू समथिंग। अगर कोई भी लाइन
पैरेलल है y एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन क्या निकल कर आती है? x इक्वल टू समथिंग। सो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइंस बन जाती है। अब अगर हम बात करें इन शॉर्ट कि इक्वेशन ऑफ लाइन ओवरऑल होता क्या है, तो उसके बारे में एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। अब बेटा, आपने अपनी 9th में 10th में आपने पढ़ा है दैट ax plus by plus c is a linear equation in two variables, जो कि दो वेरिएबल x और y हैं। a x का कोफिशिएंट है, b जो है y का कोफिशिएंट है, और c एक कांस्टेंट टर्म है। अब यहीं पे अगर हम बात करें बहुत सिंपल तरीके से कि अगर मुझे किसी भी इक्वेशन, है ना, किसी भी एक इक्वेशन का अगर ग्राफ प्लॉट करना है, कोई भी मेरे पास अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो मैं x और y की, या यहाँ पे x को इंडिपेंडेंट बना के y को डिपेंडेंट बना के हम उसके वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपने 8th 9th में सीखा है कि अगर आपको किसी भी एक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप बेटा लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब अगर आप y को उधर ले जाते हो, सो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, तो यहाँ पे x और y आपस में क्या हो जाते हैं? y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू जो हम पुट करेंगे उस पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं y की जगह पे 1 डालूंगी, है ना, अब हम खुद से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब अगर मैं y की जगह पे 1 डालूंगी तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं y की जगह पे 2 डालूंगी तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं y की जगह पे 3 डालूंगी तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इस तरीके से किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के बेटा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर मैं इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करती हूं अपने कार्टेशियन प्लेन पे, अपने ग्राफ पेपर पे, तो ये तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूं, तो ये तीनों पॉइंट्स मुझे एक स्ट्रेट लाइन देते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि कोई भी अगर इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सो दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइंस। तो इतने में हमारा इंट्रोडक्शन था। और अगर मैं इसको प्लॉट करती हूं बेटा, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि आपको पता है एक लाइन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से बनती है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आपके पास आएंगे वो सारे इस लाइन के सॉल्यूशंस होंगे। तो ये आपका बेसिक है कि क्या स्ट्रेट लाइन देता है, क्या नहीं देता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आपने क्लास 9th में किया हुआ है आपके एंड वाले पोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं और उन दोनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपके पास ए है दैट इज x1 एंड y1, एक और पॉइंट है बेटा b, लेट्स से x2 एंड y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का बेटा आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला PQ। लेट्स से PQ है, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आपको क्या देगा? आपको इक्वेशन ऑफ लाइन देगा, डिस्टेंस देगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। आई होप इतनी चीज सबको क्लियर है। नेक्स्ट बेटा सेक्शन फॉर्मूला जो आपने अपनी क्लास 10th आईसीएसई में किया है। फॉर एग्जाम्पल दो कोऑर्डिनेट्स हैं a और b, x1 y1 एंड x2 y2। कोई भी पॉइंट p इनके बीच में अगर आता है बेटा, सेक्शन का मतलब होता है दो पार्ट्स में स्प्लिट करना। तो अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, एंड लेट्स से कोई पॉइंट p यहां पर आता है। अगर मुझे बेटा x1 और y1 पता है, मुझे x2 और y2 पता है, तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, गिवन दैट कि आपको बेटा ये P इस AB को किस रेशियो में कट कर रहा है वो आपको गिवन हो। अगर आपको पता है कि P AB लाइन सेगमेंट को M1 और M2 रेशियो में कट कर रहा है, तो आप इस P के X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो इन शॉर्ट हम इसको कैसे सीखते हैं? देखो, इन शॉर्ट हम इसको इस तरीके से सीखते हैं कि भाई हमारे पास एक भाई लड़की है A और हमारे पास एक दूसरा लड़का है B, ठीक है। और भाई इनके घर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1 एंड x2 y2। चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन दोनों के घर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। अब मान लो कि ठीक है इन दोनों के बीच में बेटा
एक पॉइंट P आ गया जिसको हम पप्पू से बुलाते हैं। अब इन दोनों के बीच में भाई पप्पू आ गया। अब अगर पता चल जाए कि पप्पू इन दोनों को किस रेशियो में कट कर रहा है, तो भाई पप्पू के घर का पता हम निकाल सकते हैं। और पप्पू के घर का पता अगर हमने निकाल लिया तो बी जाके उसकी पिटाई कर देगा। तो इस पप्पू के घर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पप्पू के घर का बेटा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलता है? एक्स कोऑर्डिनेट निकाला जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से। और इस पप्पू के घर का y कोऑर्डिनेट निकाला जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 से। इसी को हम सिंपली वे में क्या कहते हैं बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। यही आपका क्या कहलाया जाता है? सेक्शन फॉर्मूला कहलाया जाता है। आगे बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आ जाओ देखते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ये भी आपने क्लास 10th में सीखा है सेक्शन एंड मिड पॉइंट में। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रॉइड होता क्या है पहले ये समझो। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर आपके पास बेटा क्या है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, आपको पता है ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं और उन तीनों वर्टिसेस से हम ट्रायंगल के 3 मीडियंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट मीडियन है, ये आपका सेकंड मीडियन है बेटा, एंड लेट्स से ये आपका थर्ड मीडियन है। तो आपने हर एक वर्टिसेस से क्या किया? ट्रायंगल के मीडियंस बना दिए। बेटा ये जो तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये जो तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसी को हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, x1 y1, b होगा बेटा x2 y2 और c होगा आपके पास x3 एंड y3। तो ये तीनों ही मिलके क्या करते हैं बेटा? ये तीनों ही मीडियंस आपकी क्या बनाती हैं? मिलके सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनाती हैं। और इस पॉइंट का, इसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं और सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं। तो जी का बेटा हम x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो आपको अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 करोगे। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 करोगे। डन। चलिए आगे देखते हैं बेटा। नाउ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब इन सेंटर होता क्या है ट्रायंगल का, उसकी बात करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। देखो बेटा सेंट्रॉइड क्या था? व्हाट वाज सेंट्रॉइड? मीडियन का इंटरसेक्शन। सेंट्रॉइड क्या था? मीडियन का इंटरसेक्शन। इन सेंटर क्या है? किसी भी दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर्स का मतलब क्या है? एंगल को दो पार्ट में स्प्लिट कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं और इस एंगल की बात कर रहे हैं, अब लेट्स से बेटा ये वाला जो एंगल है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट करते हुए गई है, एंगल को बाइसेक्ट। एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब है एंगल को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करना। ये जो ऑरेंज लाइन है बेटा, ये हमारे दूसरे एंगल को, लेट्स से ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। अब यहां पे ध्यान से देखो ये ग्रीन वाली लाइन एंगल बी को बाइसेक्ट करते हुए गई है, ये ऑरेंज वाली लाइन एंगल सी को बाइसेक्ट करते गई है। तो ट्रायंगल के किन्हीं भी दो एंगल्स को जो लाइंस बाइसेक्ट करते हुए जा रही है, उनके मीटिंग पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये कंसेप्ट नया है तो ध्यान से समझेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय आई। अब अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेट्स से ये हमारे पास आई है और बेटा आई के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब इसका एब्सिसा निकलता है बेटा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c से। सो दिस इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपके पास आता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना, गिवन दैट कि आपको उसको तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है।
फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर, जहां पे P के कोऑर्डिनेट्स है बेटा x1 और y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2 और R के कोऑर्डिनेट्स है बेटा x3 एंड y3। तो अगर ये तीन कोऑर्डिनेट्स आपके पास निकल कर आते हैं तो आप इन तीनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जो कि हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड। कि अगर इसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो आप, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, राइट, तो आपको मॉड्यूलस लगाना जरूरी है। याद करना भी सिंपल है, x1 x2 x3, अगर x1 है तो y2 माइनस y3, अगर x2 है तो भाई 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 और 1 होगा, और यहाँ 3 है तो यहाँ 1 और 2 होगा। x1 x2 x3, अगर x1 है तो भाई 1 के साथ 2 और 3 y2 माइनस y3, अगर x2 है तो 2 के साथ 3 और 1 y3 माइनस y1, और 3 है तो 3 के साथ 1 और 2 आपका आ जाएगा, और इसका मॉड्यूलस आप निकाल सकते हैं। अब भाई लोकस की भी बात कर ही लेते हैं साथ में, ठीक है। लोकस क्या था ये भी हमने 10th में पढ़ा है। लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है बेटा, या लोकस ऑफ किसी भी चीज के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं, इट इज जस्ट कि वो क्या पाथ ट्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपने हाथ पे एक धागा लूं और धागे के एंड में क्या कर दूं बेटा, एक पत्थर बांध दूं और उसको ऐसे 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 घुमाऊं, तो वो क्या लोकस बनाएगा, पत्थर पत्थर क्या पाथ फॉलो करेगा, इट विल मेक अ सर्कल, और सर्कल का रेडियस क्या होगा, जितना आपका थ्रेड होगा। सो दिस इज लोकस। लोकस क्या बताता है, किसी भी एक पॉइंट क्या पाथ जा रहा है वो बताएगा। सो द कोऑर्डिनेट प्लेन लोकस ऑफ एन इक्वेशन इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। सिंपल है, लोकस जस्ट टेल्स यू द पोजीशन। आ जाओ, तो यहाँ पे बेटा किसी भी कार्टेशियन प्लेन में है ना, कोई भी इक्वेशन अगर x और y सैटिस्फाई करती है कोऑर्डिनेट्स को, तो वही क्या करता है, ध्यान से देखो। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ लोकस में इज द इक्वेशन इन x एंड y दैट इज सैटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस एंड नॉट बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आउटसाइड द लोकस। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन जा रही है बेटा, तो अगर उस पे जो भी पॉइंट आ रहा है सिर्फ वही उसके लोकस होंगे, उसके लाइन के ऊपर नीचे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो उसके लोकस नहीं होंगे। सिंपल डिंपल सी चीज है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है। यहां बोला है द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको पता है बेटा किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस निकालो तो वो आता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस केस में डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, जो कि यहाँ पे क्या है, 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर बेटा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल डिंपल। अब अंडर रूट को बेटा यहां लाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर ऐसे नहीं आता है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो 25 हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 7 माइनस 3 इज 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा 25 इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 16, ये 16 यहाँ आके माइनस होगा, सो 9 इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद बेटा आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप x माइनस 1 को खोलो, दैट इज a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, या तो सिंपली बच्चा आप क्या करो, ये स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, x माइनस 1 बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस 3 लेंगे। प्लस माइनस का कंसेप्ट बेटा मैं आपको 9 से 10 से हर एक क्लास से करा रही हूं, आई होप कि अब तक आपको आ गया हो। अगर x माइनस 1 का स्क्वायर 9 है तो बेटा माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। हमें नहीं पता कि ये 9 किससे आया था, तो हम दोनों ही कंसीडर करेंगे। तो एक जगह पे आ जाएगा बेटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, दूसरी जगह पर आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। यहां से बच्चा x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहां से बेटा x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी।
तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेटा अपना आंसर सिंपली निकालेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो डज दिस पॉइंट डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस। आपको सिंपली क्या क्वेश्चन है कि बेटा एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है बेटा 3,5 और आपके बी का कोऑर्डिनेट है बेटा कितना, -7,9। अब एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 1/2,6। आपको m1 और m2 निकालना है। क्या करना है बच्चा, आपको m1 और m2 निकालना है। तो बेटा आपको पता है ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका बेटा x2 y2 हो जाएगा और ये आपका x और y हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला से हमने ये सीखा था कि यार अगर x और y हमें निकालना है और अगर हमें रेशियो गिवन है तो हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 करके निकाल लेते हैं। पर अब हमें x कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें रेशियो निकालना है, तो बेटा इन दोनों में से किसी भी कोऑर्डिनेट से, या तो x या y, इन दोनों में से किसी भी कोऑर्डिनेट से आप रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों में से सेम ही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से निकालते हैं। बेटा x कोऑर्डिनेट कितना आया, 1/2। m1 कितना है पता है ही नहीं, x2 कितना है बेटा -7, m2 कितना है पता नहीं, x1 कितना है 3 है, होल अपॉन में m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू -7m1 प्लस 3m2। रीअरेंज करेंगे बेटा, किसी किसी स्कूल में ये k:1 मेथड से भी होता है, तो आप k:1 मेथड से भी कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। या आपके स्कूल में जो भी कराया है दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। सो m1 प्लस m2 किसके बराबर होता है, माइनस का 14 m1 प्लस 6 का m2। रीअरेंज करो बेटा, m1 को यहां ले आओ, m2 को वहां भेज दो। सो m1 प्लस 14m1 इज इक्वल टू 6m2 माइनस का m2। m1 प्लस m2 इज 15m1 बेटा, 6 माइनस 1 इज 5m2। अब m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 15 यहाँ m1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा आपके पास m1 अपॉन m2 कितना आ गया, 5 अपॉन 15। एंड 5 अपॉन 15 का मतलब होता है 1/3। तो रेशियो कितना आ गया बच्चा तुम्हारे पास, 1:3। k:1 मेथड से क्या होता है कि आप m1 और m2 की जगह पे, m1 की जगह पे k पुट करते हैं, m2 की जगह पे बेटा आप क्या पुट करते हैं, m2 की जगह पे, ठीक है, m2 की जगह पे आप 1 पुट करते हैं और फिर आप रेशियो निकाल लेते हैं। आई होप कि सबको ये चीज क्लियर हो। आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ दिस एंड दिस आर टू वर्टिसेस और सेंट्रॉइड आपको गिवन है तो आपको तीसरा वर्टेक्स निकालना है। बच्चा ये एक ट्रायंगल आपके पास है, आपको एक वर्टेक्स गिवन है 4, -3। आपको दूसरा वर्टेक्स गिवन है बेटा बी, दैट इज -9, 7 और तीसरा वर्टेक्स आपको अननोन है, दैट इज x, y। आपको सेंट्रॉइड भी गिवन है, दैट इज 1, 4। आपको पता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का x कोऑर्डिनेट कैसे आता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। और x कोऑर्डिनेट क्या है सेंट्रॉइड का बेटा, 1। अब ये 3 यहां आके मल्टीप्लाई होगा, 3 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 प्लस x3। 4 माइनस 9 इज -5 प्लस का x3 और बेटा आपका x3 दैट इज c का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 8 आ जाएगा। सिंपल। अब ये जो y कोऑर्डिनेट है बेटा ये कैसे आया होगा, सो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। So 4 3s are 12 minus 3 plus 7 is 4 plus y3. So 8 is equal to y3. तो यहां से आपके c का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया,
8 आ गया। तो x3 भी 8 आ गया, y3 भी 8 आ गया। इसका मतलब C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 8, 8। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा ना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन क्या है कि भाई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड एक सर्कल है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसके आपको क्या निकालना है? सेंटर निकालना है, जिसके एंगुलर पॉइंट्स आपको गिवन है। पहला है बेटा -36,7। दूसरा पॉइंट है बेटा, दिस इज ए। ये बी पॉइंट आपके पास है 20,7 और ये सी पॉइंट आपके पास है 0,-8। तो अब ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। देखो, आपको क्या निकालना है? इन सेंटर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? सिंपली आपको इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर के लिए आपको क्या गिवन है? इन सेंटर के लिए बेटा आपको गिवन क्या क्या है? ध्यान से देखो, आपको ए बी और सी। ए बी और सी का मतलब है x1 y1, x2 y2 और बेटा x3 एंड y3 आपको गिवन है। चलो भाई, इतनी बात अपने को समझ में आई कि ये वो चीजें हैं जो हमें गिवन है। डन। चलिए, अब इसके बाद ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 3 पॉइंट्स हैं और हमें क्या निकालना है? इन सेंटर निकालना है। वही a1x b1y, नीचे a प्लस b प्लस c वाला डायरेक्टली फॉर्मूला हम पुट करेंगे और डायरेक्टली ही हम इसमें आंसर निकालेंगे, ठीक है। आई होप कि इतना पार्ट सबको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो, तो हम लोगों को क्या निकालना है? यहाँ पे इन सेंटर निकालना है, तो आ जाओ निकालते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा इन सेंटर का जो हमने फॉर्मूला सीखा था, दैट ax1 है ना, तो इन सब के लिए हमें पहले डिस्टेंसेस चाहिए होंगे। सबसे पहले कौन सा डिस्टेंस चाहिए हमें? ab चाहिए होगा, फिर हमें bc चाहिए होगा, ठीक है, और हमें ac भी चाहिए होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ab का डिस्टेंस निकालते हैं बेटा। a से b का डिस्टेंस क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज 7 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहां से डायरेक्टली कितना आ जाएगा बेटा? ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 माइनस ऑफ माइनस 36 इज 56, है ना। तो अपने पास कितना आया? 56 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल और डायरेक्टली आपके पास कितना आ गया? ए बी का डिस्टेंस, दैट इज 56 यूनिट्स। इसके बाद आपको बेटा BC निकालना है। BC आप निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 7 का स्क्वायर। बेटा 0 माइनस 20 इज 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस माइनस 8 माइनस 7 इज 15, माइनस 15 का स्क्वायर इज 225। 400 प्लस 225 इज अंडर रूट ऑफ 625 और अंडर रूट ऑफ 625 आपके पास कितना आ गया? 25 यूनिट्स। सिंपल डिम्पल। अब उसके बाद हम AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। A से C का क्या आएगा? 0 माइनस ऑफ माइनस 36 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज माइनस 8 माइनस 7 का स्क्वायर आ गया। सिंपल डिम्पल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आया बेटा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 6 6 36, 6 3 18, 21, 6 3 18, 3 3 9 10, ये आ गया 8 9 2 1296। तो आपके पास ये आया बेटा 1296 प्लस 225। अब इसको ऐड करेंगे, सो 6 और 5 11, 9 10 12, 2 2 4 5 और ये आ गया आपके पास कितना बेटा? 1521। ये कितना निकल कर आया? 1521। और ये किसका स्क्वायर है बेटा? ये 39 का स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम हमने किया कि हमने तीनों डिस्टेंसेस निकाल लिए सिंपल डिम्पल तरीके से, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन की मेजर बात, हमें इन सेंटर निकालना है। बेटा इन सेंटर मैंने आपको बताया क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स का जो बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं?
इन सेंटर बोलते हैं। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? आई होप कि ये चीज सबको क्लियर हो, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। अब ये फॉर्मूला क्या था बेटा? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होल अपॉन में a प्लस b प्लस c। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पे बेटा जो ये a b और c है, ये वही लाइन सेगमेंट्स हैं जो अभी हमने ये निकाली है 56, 25 एंड 39। डन है? इतनी बात आई होप सबको क्लियर हो। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो जो हमारा a है वो कितना है? सबसे पहला डिस्टेंस दैट इज 25, और यहां से x1 आपके पास कितना आएगा? माइनस ऑफ 36 प्लस b कोऑर्डिनेट की बेटा बात करें यहाँ पे, तो b कोऑर्डिनेट कितना है? 39, और उसके साथ मल्टीप्लाई में कितना है? 20 है। अब यहाँ पे बेटा अगर हम पीछे बात करें, प्रेजेंटर लेके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे x3 और किसकी? cx3 की, तो वो है 56 और 0। 56 अपना आ जाएगा एंड x3 इज 0। सो 56 इंटू 0 अपॉन में a प्लस b प्लस c कितना? 25 प्लस 39 प्लस का 56। अब बेटा 25 इंटू 36 मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाओ, ठीक है। 6 5 30, 5 3 15 एंड 18। 36 का डबल कितना? 72। ये आ गया 0 0 एंड 9, तो कितना आ गया बेटा? ये माइनस का 900। 39 टू इज वी हैव 780, और बेटा प्लस का 0 इज एज इट इज, और नीचे हम ऐड करते हैं 9 और आपका 6 6 और 5 11 11 9 20 0 2 5 5 10 11 12 अपॉन में 120। सो बेटा ये कितना आ गया? माइनस 120 अपॉन में 120, एंड ये आपके पास यहां पर आ गया कितना? 0। अब इसके बाद चलते हैं इस पे कि हमें y1 की वैल्यू पुट करनी है। अब a b और c की वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज 25 39, और बेटा c आपका कितना आया? c इज बेसिकली 56। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि ABC कैसे निकाला, आपको ये लग रहा होगा कि मैम ABC तो बेसिकली हमारे पास, अगर हमने फर्स्ट AB निकाला है तो वो 56 है, फिर हमने जो B निकाली है, BC निकाली है, वो 25 है, और ये 39 है। तो यहाँ पे हमने 25, 39 और 56 किस बेसिस पे लिया है? तो ध्यान से देखो। अब यहाँ पे बेटा BC की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम अगर एंगल A को देखें, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड BC है। अगर हम एंगल B को देखें तो उसके ऑपोजिट साइड जो है AC है। समझो, एंगल A के ऑपोजिट साइड BC है, तो सबसे पहले BC का जो डिस्टेंस है वो कवर होगा। फिर एंगल B के जो ऑपोजिट साइड है वो AC है, तो उसके बाद हम AC की साइड को B मानेंगे। तो बेसिकली ये साइड A है, ये साइड B है, और ये साइड C है। इसके पर्पस से हमें क्वेश्चन में लगाना है। डन। चलो भाई, अब उसके बाद y1 y2 y3 इज बेसिकली आपका 7 7 7 एंड -8। तो 7 7 एंड -8, और नीचे तो बच्चा आपको पता है कितना आ जाएगा, सॉरी ये 0 नहीं, ये -1 आएगा, और ये आपके पास कितना आएगा? a प्लस b प्लस c इज 120। ठीक है, 7 5 35, 7 2 14 15 16 17 175 बन गया। 7 9 63, 6 7 3 21 273 बन गया। और बेटा -8 56 आप करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 8 6 48 4 8 5 40 448 बन गया। होल अपॉन में बेटा 120। सो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8 आ गया, 7 7 14 आ गया, 448 -448 अपॉन में 120, 0 अपॉन 120 इज 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आया हो। जिसको नहीं आया एक बार फिर से समझो। सबसे पहली चीज है बेटा कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगुलर पॉइंट्स गिवन है। A इज -36,7। बचा जो B है वो कितना है आपके पास? 20,7। और जो C है वो क्या है? 0, -8। चलो भाई, हमें इन सेंटर का डायरेक्टली फॉर्मूला पता है कि इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट निकलता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c से।
और बेटा इसका y कोऑर्डिनेट निकलता है किससे, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन में a प्लस b प्लस c से। अब बात करते हैं कि ये a b और c क्या है। बेटा a क्या होता है, एंगल a की ऑपोजिट जो साइड होती है, और एंगल a की ऑपोजिट साइड क्या है, BC। तो आपको इस BC की लेंथ निकालनी है, जो कितनी आ गई 25 यूनिट्स, पीछे अभी निकाली है पूरा, ठीक है। फिर बेटा B क्या होता है, एंगल B के जो ऑपोजिट साइड है, और एंगल B के ऑपोजिट साइड है AC, जो आप निकाल चुके हो, कितनी आई है 39 आई है। डन। x1 y1 x2 y2 x3 y3। और बेटा C क्या है, जो एंगल C के ऑपोजिट साइड है, दैट इज AB। तो बस आपको ये वैल्यूज निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने डिस्टेंस निकाले हैं, 25 39 एंड आई गेस ये 56 आया है आपके पास। बस आपको इसको पुट करना है और आंसर निकालना है। आई होप कि ये चीज सबको समझ में आई हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर दिस and P is any point x comma y, show that the ratio of the area of triangle PBC to ABC आपका कितना है, x plus y minus 2 अपॉन में 7, लेकिन मॉड का। अब इस क्वेश्चन को भी बेटा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आ जाओ, देखो और समझो। सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट ए बी सी आपको गिवन है, P is any point x comma y, तो हमें दो ट्रायंगल के रेशियो निकालने हैं, पीबीसी और एबीसी। लेट्स से कि एक ये ए पॉइंट है बेटा, जो कि आपके पास है 6,3, एक बी पॉइंट है जो कि आपके पास कितना है -3,5, और एक सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,-2, और ये एक बेसिकली क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है ना। ये क्या बना रहा है बेटा, ये एक एबीसी ट्रायंगल बना रहा है, ये एक एबीसी ट्रायंगल बना रहा है। अब आपको बोला है लेट्स से कि P कोई भी एक पॉइंट है जो कि x, y है, आपको इस PBC का, ठीक है, ये रहा BC, ये रहा P और ये रहा A, आपको इनके एरियाज का रेशियो बताना है। सबसे पहले आप ABC निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल सकते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे, हाफ मॉड ऑफ x1, ध्यान से पहले मार्क कर लो x1 y1 है क्या, x1 y1 चलो यही कर लो, x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। अब यहां पे अगर ट्रायंगल ABC आपके पास है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे बेटा, इसका एरिया निकालेंगे। कैसे, पहले अगर आप x1 ले रहे हैं तो ब्रैकेट में बेटा क्या आ जाएगा, y3 माइनस y2, है ना, सिंपल है, आ गया। उसके बाद बेटा अगर आप यहाँ पे x2 ले रहे हैं तो आपके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 है तो 1 एंड 2, 2 है तो 1 एंड 3, सो यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, अगर आप x1 ले रहे हैं तो 1 के बाद आएगा y2 माइनस 1 है तो y2 माइनस y3 या y3 माइनस y2, एक ही बातें कर सकते हैं, बढ़िया, ठीक है। अगर आप x2 ले रहे हैं तो x2 इसको छोड़ के y1 और y3, सो -2 माइनस का 3। अगर आप इसके बाद बेटा x3 ले रहे हैं तो 3 के अलावा 5 और 3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, या सॉरी y1 3 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा, और इसका मॉड होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए बेटा, इसका आपके पास यहाँ पर मॉड होना चाहिए। आई होप कि इतनी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन है, चलिए ठीक है, डन, क्लियर, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। चलो भाई, अब हाफ ऑफ 6 इंटू -7 -3 इंटू -5 प्लस 4 इंटू -2 और बेटा मॉड, सिंपल। चलो भाई, 1/2, 7 6 -42 प्लस का 15 और माइनस का 8, सो 7 इंटू 6 इज -42, ठीक है, प्लस का 15 एंड यहाँ पे माइनस का 8 आपके पास हो जाएगा, डन। तो आपने क्या किया, x1 फिर y3 माइनस y2 माइनस y3, एक सेकेंड, 5 माइनस ऑफ -2 होगा यहाँ पे, सॉरी
सॉरी, तो ये प्लस का और ये प्लस का, सॉरी, ठीक है। तो ये 1/2 बेटा, ठीक है, 1/2, 5 6 7 4 1 5 माइनस का 8, सो ये आ गया बेटा हाफ ऑफ 49, हाफ ऑफ 49, या आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, 49/2 आपका एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये नीचे वाला पीबीसी। अब पीबीसी के अगर हम कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखें तो पीबीसी बेटा कुछ इस तरीके से बन रहा है, नीचे की तरफ पी, बी और सी। पी के कोऑर्डिनेट्स है x, y, बी के कोऑर्डिनेट्स है बेटा -3, 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 4, -2। अब अगर हमें P, B और C बोला है तो ये x1, y1 बेटा x2, y2 और x3, y3 हो जाएगा। तो अगर आप एरिया निकाल रहे हो अब ट्राइंगल PBC का, तो वो कितना निकल कर आएगा बच्चा, हाफ ऑफ मॉड x1 कितना है x, ठीक है, पीछे भी सेम किया है, हाफ ऑफ x1 जहां पे हमने a b c के लिए 6 लिया है, और बेटा अगर हमने यहाँ पे 6 लिया है तो हमने y2 माइनस y3 यहाँ किया है, सेम x1 लेंगे, y2 माइनस y3 यहाँ पे करेंगे, 5 माइनस ऑफ -2, ठीक है, प्लस x2 जो कि माइनस का 3 है ना, x2 बेटा जो कि आपके पास माइनस का 3 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 माइनस का y, -2 माइनस का y, प्लस बेटा आपके पास x3 है जो कि 4 है, अगर x3 4 है तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, दैट इज y माइनस 5 आपके पास आ जाएगा, और ये आपका एरिया आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हाफ ऑफ x, 5 + 2 is 7 -3 इंटू -2 माइनस y प्लस 4, अंदर मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो चलो अभी बाद में करते हैं, पहले इसको ऐसे -2 माइनस का y प्लस का 4, और बेटा ये आ गया y माइनस 5, डन। अब बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो, आ जाओ, 7 इंटू x इज 7x, -3 इंटू -2 इज +6, -3 इंटू -y इज +y, प्लस का 4 इंटू y इज 4y, माइनस का 20, तो ये कितना आ गया बेटा, हाफ मॉड ऑफ 7x, तो यहाँ पे आ गया 6 और 20 कितना हो गया, माइनस का 14, y प्लस y इज प्लस का 5y, और बेटा ये आ गया है इसका मोड, ठीक है, ये आ गया है इसका मोड। अब यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है बेटा, दोनों का रेशियो निकालना है। अब एट द एंड हमें क्या करना है, यहाँ क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है, आ जाओ, ठीक है। अब रेशियो बहुत ध्यान से हमें निकालने की जरूरत है, सोचो, देखो, अच्छा एक सेकंड, -3 इंटू वाई इज सॉरी प्लस का 3y, तो ये 7 हो जाएगा। चलो यहां से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, वैसे 7 कॉमन निकाल सकते हो, 7/2 ये आ जाएगा बेटा x प्लस y माइनस का 2। अब इसको आपको डिवाइड करना है किससे, जो ये आया है दैट इज 49/2, एक्सट्रीम एक्सट्रीम इनर इनर, 2 से 2, 7 से ये 7 ऊपर आ जाएगा, और जो आपको चाहिए था, ठीक है, जो आपको चाहिए नीचे 7 बचेगा, दैट इज x प्लस y माइनस का 2 अपॉन में 7 का मॉड। सिंपल। सबसे पहले ABC का एरिया निकाला, फिर हमने PBC का एरिया निकाला, फिर हमने उन दोनों का रेशियो निकाला, क्योंकि PBC को ऊपर रखना था तो हमने PBC को ऊपर रखा, फिर ABC को नीचे रखा, और दोनों का बेटा रेशियो निकाला। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की। अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता क्या है, एक बार ध्यान से समझो। देखो ये चीज आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ी हुई है, अगर आपको ध्यान हो, आपको याद हो, तो रिफ्लेक्शन चैप्टर में भी याद है जब आपको क्या करना पड़ता था, देखो याद करो कि अगर आपके पास एक एक्स एक्सिस होती थी, अगर बेटा आपके पास एक एक्स एक्सिस होती थी और एक वाई एक्सिस होती थी, तो फॉर एग्जाम्पल हमेशा आप जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते थे, या तो वो एक्स एक्सिस लेते थे या वाई एक्सिस लेते थे। अब अगर एक्स एक्सिस लेते थे और वाई एक्सिस लेते थे, पर इसके अलावा कभी कभी आपको बेटा किसी और लाइन से भी रिफ्लेक्ट कराने को बोल देता था कि भाई ये जो है ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है,
ठीक है, ये आपका एक मिरर है, ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अगर कोई भी पॉइंट इससे 2 यूनिट ऊपर होता था तो इसी से 2 यूनिट नीचे वो यहां आना चाहता था। तो यही है बेटा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एक तरीके से, कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल कंसेप्ट है, प्लीज समझते चलना, कि अगर एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, और मैंने आपसे बोल दिया कि अपना ओरिजिन जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। सोचो क्या बोल रही हूं, कि लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये बेटा 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। अगर कोई भी लाइन बेटा ऐसे आ रही है, ठीक है, मान लो कि पहले कोई कोऑर्डिनेट था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे बेटा लेट्स से 2,1, गिवन दैट ओरिजिन आपका 0,0 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने भाई क्या किया, हमने ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया। मान लो कि भाई ओरिजिन मैंने ये 1 यूनिट यहां ऊपर कर दिया, ठीक है, 1 यूनिट यहां ऊपर कर दिया और 1 यूनिट यहां से कर दिया। तो अब जो मेरा ओरिजिन है वो ये पॉइंट है। अब मुझे बताना है कि इस पॉइंट का अब इस ओरिजिन से क्या क्या उसका डिस्टेंस बनेगा। तो जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो अब ध्यान से देखो, जो इसके अकॉर्डिंग 2,2 पॉइंट था, अब अगर ये ओरिजिन है तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और अगर अब ये ओरिजिन है तो ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। और कैसे चेंज होते हैं बेटा वो ध्यान से समझो। द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स इज x, y, ठीक है, हैज नाउ बिकम द कोऑर्डिनेट x minus h and y minus k। और ये h और k क्या है, जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं ओल्ड ओरिजिन, उसको हम लोग टू द न्यू एक्सिस लेबल करते हैं एज h और k। सो द कर्व हुज फंक्शन इज 0, अब उसको x प्लस एच और y प्लस के से रिप्रेजेंट करा जाता है। माना समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा बहुत, पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म द लाइन x प्लस y माइनस 1 टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट 1,0। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। देखो एक लाइन है बेटा आपके पास, x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब भाई टू द लाइन टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट 1,0। अब एक पैरेलल पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, 1,0। अब इसका मतलब है कि x हो जाएगा बेटा x प्लस एच और y हो जाएगा बेटा y प्लस का k, और h और k क्या है, जिस पॉइंट से हम पैरेलल कर रहे हैं, जिस पॉइंट से हम पैरेलल कर रहे हैं इसका मतलब है 1,0। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x प्लस 1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा y प्लस 0, बिकॉज शिफ्टिंग हो रही है टू द लाइन 1 प्लस 0, ठीक है। अब इसका मतलब है जहां x है वो अब क्या बन गया x प्लस 1, जहां y है वो क्या बन गया y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आएगा x प्लस 1 प्लस वाई प्लस 0 और ये किसके बराबर आएगा, इज इक्विवेलेंट टू 0। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, डन। अब ये वाला -1, ये वाला -1 यहां रहेगा, ये वाला -1 यहां रहेगा, कैंसिल कैंसिल, तो लाइन क्या आ गई बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सिंपल, जिधर भी आपको शिफ्ट करना है वो पॉइंट्स ऐड कर दो और आपकी शिफ्टिंग आराम से इक्वेशन वाइज बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब बेटा बात करते हैं कुछ उन चीजों की जो आप क्लास 10th में कर चुके हो। क्लास 10th में करने का मतलब है स्लोप निकालना, इक्वेशन ऑफ लाइन के 3 फॉर्म्स निकालना, वो हम लोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब कोई भी अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसका इंक्लाइनेशन बेटा फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो जो एंगल वहां पे बनता है थीटा, उसी को हम इंक्लाइनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं एंड m इज इक्वल्स टू tan थीटा, आपका सबसे पहला स्लोप का फॉर्मूला बनता है।
दूसरा बेटा, अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन है, लेट्स से एक ए पॉइंट है x1 और y1, एक बी पॉइंट है बेटा लेट्स से x2 और y2, इन दोनों के बीच का आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों पॉइंट से भी स्लोप निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। आप इन दोनों पॉइंट देखो, स्लोप ऑफ लाइन निकालने के दो फॉर्मूला है, या तो आप थीटा अगर आपको गिवन है, दैट इज अगर आपको एंगल गिवन है तो m इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, या बेटा अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उन दो कोऑर्डिनेट से भी आप स्लोप निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो आप स्लोप निकालो। बहुत सिंपल है, ये x1 y1 है बेटा और ये आपका x2 और y2 है। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो 6 अपॉन में -4 कितना आ जाएगा, -3/2। तो सबसे पहला स्लोप क्या आ गया, -3/2। सिंपल है। अब इसका स्लोप निकालेंगे बेटा, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो -2 + 2 अपॉन में 4, 0 अपॉन में 4 कितना होगा, 0। तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। डन है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, a line passes through the point is, does it make an acute angle with the positive direction of x axis? आ जाओ देखते हैं। अब बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालने की बात करते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आता है। ये आपको क्या देता है, स्लोप देता है। सो y2 माइनस y1 कितना, -5 माइनस ऑफ -6 अपॉन x2 माइनस x1 कितना, -2 माइनस 4। सो -5 + 6 अपॉन में -6, दैट इज 1/6, और आपका स्लोप कितना आ गया बेटा, -1/6। तो सबसे पहली चीज हमें जो स्लोप गिवन है वो हमने निकाल लिया, -1/6। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे अब जो स्लोप है ध्यान से देखो, जो स्लोप है वो कितना आया है, नेगेटिव आया है। अब इसी स्लोप से हम बात करेंगे कि एक्यूट एंगल बनेगा या ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल बनेगा या ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ध्यान से देखो, जो स्लोप है वो -1/6 है, नेगेटिव है, नेगेटिव एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना। नेगेटिव एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। ऐड शुगर टू कॉफी, ध्यान से देखो, ऐड शुगर टू कॉफी। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन से देखूं तो नेगेटिव या तो यहां बनेगा या यहां बनेगा, और दोनों ही केस में अक्यूट एंगल तो नहीं बनेगा। तो क्या ये अक्यूट एंगल बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं। So no, this will not make an acute angle. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, what is the slope of line passing through origin and midpoint of this? बेटा एक कोऑर्डिनेट तो उस लाइन का ओरिजिन होगा और दूसरा इन दोनों का मिड पॉइंट। इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे, x1 प्लस x2/2, 2 प्लस 3/2, दैट इज 5/2। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y1 प्लस y2/2, दैट इज -3/2। चलो भाई, तो ये तो आपके आ गए दो कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। अब आपको बोला है कि ऐसा स्लोप जो इससे और इससे पास करता हो, तो बेटा y2, लेट्स से वो ही y2 है, सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो बेटा 3/2 होल अपॉन
-5/2, extreme extreme, inner inner, so 3 into 2 into 2 into -5, तो आपका स्लोप कितना आ जाएगा ऐसी लाइन का -3/5 या 3/-5। आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब यहां पे आपको पता है कि दो लाइंस एक दूसरे के बीच में बच्चा एंगल कब बनाएंगी? दो लाइंस एक दूसरे के बीच में एंगल्स तब बनाएंगी जब वो इंटरसेक्ट होंगी। और कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं? हम इस एंगल थीटा की बात कर रहे हैं। तो बेटा मान लेते हैं कि इस पहली लाइन का जो स्लोप है वो m1 है, जो ये दूसरी लाइन का स्लोप है बेटा ये m2 है। और अगर हमें m1 और m2 पता है तो हम इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल दैट इज tan अल्फा निकाल सकते हैं। m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको बोला है बेटा एक लाइन ए बी और सी है और 3 पॉइंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड बी सी। ठीक है, ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं, ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं ए बी की बात करूं तो आपको ए बी का स्लोप निकालना है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 दैट इज 2 अपॉन में 4, और बेटा इसका तो स्लोप आ गया 1/2। तो जो m1 है इसका स्लोप आपके पास कितना आ गया बचा? द स्लोप इज सिंपल 1/2। अब अगर हम लोग बात करें BC की, तो BC के स्लोप को m2 बोलते हैं। सो लेट्स से y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये कितना आ गया -7 अपॉन -4 इज सिंपली, यहां से बेटा आपके पास आ गया कितना 7/4। डन। आई होप इतनी चीज सबको क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल। डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो tan अल्फा इज इक्विवेलेंट टू मॉड m1 - m2 दैट इज 1/2 - 7/4 होल अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बस हमने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया है। तो बेटा यहाँ 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 रहेगा, होल अपॉन में 1 प्लस 7/8 आ जाएगा। ठीक है, सो 2 - 7 कितना आएगा बेटा आपके पास, माइनस का 5 अपॉन 4 होल अपॉन में 8 7 कितना हो जाएगा 15/8। एक्सट्रीम एक्सट्रीम, इनर इनर, सो -5 into 8 अपॉन 4 into 15, बेटा 3 और ये 2, तो आपके पास कितना आ गया -2/3। अब बस आपको मैथमेटिकल टेबल पे या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे ये देखना है कि थीटा 2/3 कब आता है। 2/3 माइनस का अप्रोक्सीमेटली 33 पॉइंट समथिंग आपका एंगल बनाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 33 डिग्री समथिंग एंगल बनेगा। तो इसको एक बार चेक कर लेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए आ जाओ, आगे चलते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। ठीक है, अब बेटा अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं तो हमने ये क्लास 10th में भी करा है कि मेजर 3 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहला आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब उसके लिए इंटरसेप्ट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। बच्चा अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और आपने कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई जो इस तरीके से जा रही है, बेटा ओरिजिन से जो ये लाइन एक्स एक्सिस तक डिस्टेंस कवर करती है इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। बस फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे 4 यूनिट्स पे कट कर रही है तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 4। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे 3 पे कट कर रही है तो ओरिजिन से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस जहां पे ये कट कर रही है उसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। y intercept is denoted by c। अब इसको पीछे करके देखते हैं बेटा कि वेरियस फॉर्म क्या होता है। सबसे पहला फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y is equals to mx plus c। y रहता है, m की जगह पे स्लोप आता है, x की जगह पे x रहता है और c की जगह पे y इंटरसेप्ट आता है। दूसरा होता है बेटा
point slope form, that is y minus y1 is equals to m x minus x1. तो y की जगह पे y रहता है, y1 की जगह पे आप एक जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, m की जगह पे m रहता है स्लोप, और x माइनस x1 का मतलब है x की जगह पे x और x1 की जगह पे x आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है। फिर तीसरा होता है बेटा 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये बेटा आपका आ जाता है x माइनस x। तो ये तीन तरीके होते हैं, और इन तीनों में से कौन सा कब यूज करना है वो टोटली डिपेंड करता है कि बेटा आपके पास क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, या क्या क्या आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्वेश्चन से। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे डन है। चलो अब आओ देखो, सबसे पहले तो हम निकालेंगे स्लोप। आपको पता है m क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा कितना, tan ऑफ 120, और tan ऑफ 120 डिग्री कितना होता है, -√3। दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, दैट इज 0,0। अब आपके पास स्लोप है, एक पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आप यूज करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। So y minus का y1 that is 0 is equals to m x minus x1. So y is equals to minus √3x या √3x plus y is equal to 0, आपकी इक्वेशन ऑफलाइन आ जाएगी। तो हमने कौन सा यूज किया बेटा, हमने वो चीज यूज की है डिपेंडिंग ऑन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। डन, क्लियर है? आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे ना हो। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। बेटा अगर y एक्सिस को 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मींस आपको c इंटरसेप्ट यहाँ पे गिवन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बहुत सिंपल है, y इंटरसेप्ट गिवन है, थीटा गिवन है, तो आप स्लोप निकाल सकते हो बेटा tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 30, tan 30 मतलब 1/√3। आपके पास y इंटरसेप्ट है c, दैट इज 2, सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू x प्लस 2। बस सिंपल आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब इसको रीअरेंज करके आप लिख सकते हो, इतना आप काम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आ जाइए। अब बेटा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का कंसेप्ट समझ लेते हैं। बच्चा अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है या दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दो लाइन आपस में पैरेलल है, लेट्स से इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो बेटा m1 जो है वो m2 के बराबर होगा, मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1 बराबर होगी स्लोप ऑफ लाइन 2 के। अब अगर दो परपेंडिकुलर है, ये m1 है, ये m2 है, तो बेटा दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा। तो अगर स्लोप बराबर है, तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो स्लोप बराबर है, अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो दोनों लाइंस का जो स्लोप है उसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जिसका y इंटरसेप्ट -5 गिवन है और जो इस लाइन के पैरेलल है। अगर इस लाइन के पैरेलल है बेटा तो उसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन के बराबर होगा। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालना चाहूं तो बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -7 अपॉन -5 दैट इज 7/5। अब अगर इस लाइन का स्लोप m1 है और दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो m1 m2 के बराबर होगा। m1 m2 के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है बेटा कि दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो भी 7/5 आएगा। और अगर इसके लिए y इंटरसेप्ट हमें गिवन है,
So y is equals to mx plus c. y is equals to mx plus of c that is -5. तो आप डायरेक्टली यहां -5 पुट करेंगे. सिंपल. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, अगर मैं इन दोनों लाइंस का स्लोप निकालना चाहूं, तो देखो क्या आएगा. y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is -9 upon -2 plus 1 is -1. तो इसका स्लोप कितना आया बेटा? नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ 9. सिंपल देखो, y2 minus y1 minus 9 -2 minus -1 2 -2 plus 1 is -1 और आपका स्लोप आ गया 9. अब आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1. अगर ये 9 है और इसका स्लोप नहीं पता तो ये कितना होना चाहिए? -1. ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड बेटा, तो m2 आ जाएगा -1/9. y इंटरसेप्ट अभी भी सेम है, सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. y इज इक्वल टू स्लोप कितना है? -1/9 x और इंटरसेप्ट कितना है? -5 एज इट इज आ जाएगा. तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी. आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो बेटा, है ना. कैसे करोगे इसको रीअरेंज? सबको वहां ले जाओ. सो x अपॉन 9 प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. आप एलसीएम ले सकते हो. तो x प्लस 9y प्लस 45 इज इक्वल टू 0. ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी. तो इस तरीके से आप अपनी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल तरीके से. कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी. डन है. आई होप कि इतनी चीज सबको क्लियर हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The vertices of a triangle PQR, find the equation of the median through the vertex R. बेटा अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है. P that is 2,1, Q that is -2,3 और R गिवन है बेटा that is 4,5. तो ये तीन वर्टिसेस यहाँ पे आपके पास गिवन है. आपको बोला है एक ऐसी इक्वेशन निकालो मीडियन की थ्रू वर्टेक्स R. इस R के थ्रू जो एक मीडियन जाएगी PQ पे, उसकी इक्वेशन आपको निकालनी है. अब एक चीज मीडियन के बारे में समझो बेटा. R से मीडियन किस पे गिरी है? PQ पे. अगर ये PQ पे गिवन है, लेट्स से इसको M मान लो, तो बेटा ये RM, ये M पॉइंट क्या करेगा? ये PQ को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा. तो M यहाँ पे PQ का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा. अगर M PQ का मिड पॉइंट है तो क्या हम M के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल. x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0. y आ जाएगा बेटा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ गया 2. तो इस M कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 0,2. अब बस आपको क्या करना है? RM की इक्वेशन निकालनी है. और RM की इक्वेशन निकालने का मतलब है कि आपको RM जो ये आपको यहां पर गिवन है 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालनी है. बेटा अगर आप 2 पॉइंट फॉर्म नहीं लगाना चाहते तो R अगर 4,5 है, ठीक है, ये 0,2 है, तो पहले आप इनसे स्लोप निकाल लो, फिर कोई भी एक पॉइंट से आप 1 पॉइंट और स्लोप फॉर्म में निकाल लो. तो अगर हम यहां से स्लोप निकालते हैं तो y2 minus y1 upon x2 minus x1 -3 upon -4 is 3/4, है ना. y2 minus y1 x2 minus x1. अब स्लोप आपने निकाल लिया, एक कोई भी पॉइंट ले लो, इक्वेशन आ जाएगी. y minus y1 is equals to m x minus x1. तो y is equals to 3x/4 minus 6/4. 6/4 बोले तो 3/2. ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई? y is equals to 3x/4 माइनस का 3/2. रीअरेंज करो, y को इधर ले आओ, तो 0 is equals to
3x/4 माइनस वाई माइनस 3/2। 4 1 और 2 का एलसीएम 4, 3x माइनस 4y माइनस 6 is equal to 0. So 3x minus 4y minus 6 equal to 0 आपकी फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। बस इतने ही सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब बेटा यहाँ पे एक और चीज आती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपके पास यहाँ पर आती है दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि बेटा जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस इज एक्स इंटरसेप्ट, जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस इज सी इंटरसेप्ट, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो बेटा अगर आपको ए और बी गिवन है और इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, x अपॉन ए मतलब x इंटरसेप्ट, y अपॉन बी मतलब b इज y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, और आपकी नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। अब क्या 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 होता है अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं और सब कुछ यहां पर सॉल्व करते हैं। चलो बेटा, तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में हमने समझ लिया दैट दिस इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जहां पे x आपका x रहता है, y आपका y रहता है। a बेटा आपके x इंटरसेप्ट को हम लोग a बोलते हैं और यहाँ पर y इंटरसेप्ट को, जिसको हम नॉर्मली c बोलते हैं, यहाँ पर हम उसको b बोलते हैं। अब इसी के बाद आपके एक नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म भी आती है दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा जो है p के बराबर होता है, तो इसको परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म भी बोला जाता है। तो अभी तक हमने कितने फॉर्म कर लिए, टोटल 5 फॉर्म। सबसे पहला आपका स्लोप इंटरसेप्ट, सेकंड आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, थर्ड बेटा आपका 2 पॉइंट फॉर्म, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, और ये बेटा आपका नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म है। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं, आ जाओ। अब यहां बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2,3 मेक्स इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन ऑफ द एक्सिस। मैग्नीट्यूड सेम है कि अगर आपका x इंटरसेप्ट a है तो y इंटरसेप्ट भी a है, बस उसका मैग्नीट्यूड का साइन चेंज है। दैट मीन्स नंबर तो सेम है, लेकिन बेटा अगर हम a को इधर प्लस ले रहे हैं तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने को पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्विवेलेंट टू 1। अब हमें क्या बोला है कि जो a और b है, जो इंटरसेप्ट्स हैं, वो मैग्नीट्यूड में दैट इज नंबर में सेम है, साइन में अलग है। अब नंबर में सेम का मतलब है कि अगर x के नीचे a है तो y के नीचे भी a है, बस मैग्नीट्यूड अलग है, दैट इज साइन चेंज है। अब इसमें बेटा अगर इस माइनस प्लस को हम एक साथ कर दें तो बीच में आपके पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा x माइनस, अब यहाँ पे a आपका एलसीएम आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये वहां जाएगा, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू a। तो आपका x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। अब इतनी बात समझ में आई। इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और ये a के बराबर है, तो आपका इंटरसेप्ट कितना आ गया बच्चा, -1। अब बस इस -1 को आप वापस इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका आ जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इंटरसेप्ट फॉर्म से आ सकते हैं। एक नॉर्मल फॉर्म का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें बोला है बेटा कि आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक इक्वेशन निकालनी है एक ऐसी लाइन की, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स, मतलब बेटा p की वैल्यू आपको 4 यूनिट्स गिवन है, और इंक्लिनेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, मतलब अल्फा दैट इज एंगल आपको क्या गिवन है, 30 डिग्री। तो आपकी क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। अभी हमने पीछे ही करा है बेटा, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म दोनों ही, है ना। सो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, और ये किसके बराबर होता है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p के।
अब यहाँ पे बेटा आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। x की जगह पे x रहेगा, cos अल्फा की जगह पे cos 30 डिग्री आ जाएगा, y की जगह पे y रहेगा, साइन अल्फा की जगह पे साइन 30 डिग्री आ जाएगा, और बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है जो कि किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो बेटा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। y साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और ये किसके बराबर होगा, 4 के। अब बस इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, √3x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 4। बेटा एलसीएम सेम है, वहां भेज देंगे। सो √3x प्लस का y इज इक्वल टू 8, और यही आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो सिंपल आपको जो थीटा गिवन है उसको पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, देखो अब आपको एक इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की जिसमें आपको p ऑलरेडी गिवन है, साइन अल्फा 4/5 है, आपको बेटा अल्फा हैविंग द यूजुअल मीनिंग एंड दिस, चलो ये आपको गिवन है। अब भाई साइन अल्फा तो अपने को गिवन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। साइन अल्फा बेटा इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है, पर क्या कॉस अल्फा गिवन है, नहीं गिवन है। तो क्या साइन अल्फा से हम कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। या तो तुम इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेके बेस अलग से निकाल के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा निकाल लो, या तुम्हें एक आइडेंटिटी पता है बेटा दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। दैट मीन्स 4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 माइनस 16/25 के। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर बेटा, 25 माइनस 16 करेंगे 9/25। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 3/5 के। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/5। साइन अल्फा आपको पता है, p की वैल्यू आपको पता है, दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगी। देखो दो अलग अलग कैसे बनेंगी, एक में बेटा आपके पास x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p आएगा, दूसरे में भी आपके पास x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p आएगा। पर लेकिन एक चीज जिसका हम ध्यान रखेंगे कि एक जगह पे हमें cos को -3/5 लेना है और दूसरी जगह पे वहीं पे हमें cos को +3/5 लेना है। तो x cos अल्फा का मतलब है माइनस का 3/5 प्लस y 4/5 इज इक्विवेलेंट टू p दैट इज 2। सो बेटा -3x/5 प्लस 4y/5 इज इक्वल टू 2। तो पहली इक्वेशन आ गई -3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये आ गई बेटा आपकी सबसे पहली इक्वेशन। अब दूसरे में देखो, इसमें प्लस 3/5 लेंगे प्लस y इंटू 4/5, और ये किसके बराबर है, 2 के। सो 3x/5 प्लस 4y/5, और ये किसके बराबर है, 2 के। 5 और 5 को उधर भेज दो, 3x प्लस 4y किसके बराबर है, 10 के। तो ये दो आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी, सिंपल डिंपल आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होता है बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये चीज हमने क्लास 10th में भी सीखी है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन है तो उसको आप y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके स्लोप निकाल सकते हो, और आप बेटा वहां से अपना y इंटरसेप्ट जो भी आपको निकालना है वो निकाल सकते हो। ये याद ना भी रखोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है आपको ये रट्टाफाई करना है, इसको याद करना है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। देखो, find the equation of line for passing through this and parallel to this। अब बेटा एक पॉइंट तो अपने पास मौजूद है, अपने को स्लोप भी मिल जाता तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन को निकाल देते। पर अब मुद्दा यही है कि हमें स्लोप पता नहीं है, पर हमें एक इक्वेशन पता है जिसके पैरेलल हमारी इक्वेशन है। तो वो इक्वेशन क्या है बेटा, 3x प्लस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक और चीज पता है, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होती है बेटा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c।
हमारी जनरल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहूं, इसका मतलब है कि y को यहाँ छोड़ के सब कुछ वहां भेज दूं। दैट इज 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस का 4। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस 3x बाय 5 प्लस का 4 बाय 5। अब अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, जिसमें y ये रहा y, m क्या हो जाएगा? जो x का कोफिशिएंट है, और c क्या हो जाएगा बेटा? जो आपका कांस्टेंट टर्म है। अब इससे आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, आपको बस इधर से स्लोप निकालना है। तो आपका स्लोप कितना आया बेटा? माइनस का 3/5। एंड क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल में बेटा स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। अब आपको स्लोप मिल चुका है, आपको एक पॉइंट मिल चुका है -2/3। तो सिंपल आप लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, और आपका इक्वेशन आ जाएगा। सो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -3/5 x प्लस का 2 बेटा। अब यहाँ पे इसको यहाँ ले आओ या तो, सो 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू -3x माइनस का 6। रीअरेंज करेंगे बेटा तो कितना आएगा? 3x प्लस 5y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, और ये बच्चा आपकी क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन। बस इतना ही सिंपल है, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, बस इतना ही काम आपको करना है। चलिए अब बेटा बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में, कब हम इक्वेशन देखते ही बता सकते हैं कि कौन सी लाइन आपस में पैरेलल है, कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो बेटा अगर आप अपने एक पेज के ऊपर दो लाइंस को बनाना चाहो तो तीन ही तरीके होते हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या वो पैरेलल होंगी, या बेटा वो एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो यहाँ पे अगर आपकी लाइंस पैरेलल है, ठीक है, या तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, या बेटा लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, या बेटा आपके पास जो लाइंस है वो कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। चलो भाई इतना अपने को समझ में आया। अब यहां से आपको समझना है बेटा, अगर आपकी लाइंस क्या है? पैरेलल है। अगर आपकी लाइंस पैरेलल है और आपकी पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो पैरेलल लाइन में बेटा आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और वो इक्वल नहीं होगा c1 बाय c2 के। अगर आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो a1 बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 के। सिंपल है। अगर कोइंसिडेंट है तो a1 बाय e2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, और ये बराबर होगा c1 बाय c2 के। चलो भाई इतनी बात भी समझ में आई। आ जाओ, अब हमें नेक्स्ट क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब तुम बहुत आराम से कर सकते हो, देखो कैसे। x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। x माइनस 2y प्लस का 3 क्या है? इक्वल टू 0 है। अब बेटा इसको आप कन्वर्ट करो, सो माइनस 2y या 2y को उधर भेज दो, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y। बेसिकली y इज इक्वल्स टू x बाय 2 प्लस का 3 बाय 2। तो बेटा यहां से स्लोप कितना निकल कर आया? 1/2। x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2। तो स्लोप यहां से कितना निकल कर आया? 1/2। अब इसी स्लोप को हमें पता है कि लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका आपस में स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है। अगर एक 1/2 है, दूसरा m2 है, तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 उधर जाएगा बेटा, तो m2 कितना आ जाएगा? -2। तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना आया? -2। आपको एक पॉइंट पता है, आपको स्लोप पता है, सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2 से 2 कैंसिल, सो 2x प्लस y इक्वल टू 0। बच्चा डायरेक्टली आपकी क्या आ जाएगी? एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि क्या हो? परपेंडिकुलर हो।
एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस विद एक्स इंटरसेप्ट एट -4। एक्स इंटरसेप्ट क्या था कि भाई लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, तो कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, -4 के डिस्टेंस पे कट कर रही है। कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, -4 के डिस्टेंस पे कट कर रही है। अगर -4 के डिस्टेंस पे कट कर रही है तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -4, 0, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट कौन सा फॉर्म होता है, जो एक्स एक्सिस पर आता है वही फॉर्म होता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो बेटा इसका मतलब है कि तुम्हें एक पॉइंट मिल गया है और बेटा तुम्हें एक लाइन है जिसके ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले उस लाइन से आप क्या करो, स्लोप निकाल लो। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y बेटा, या 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, y इज इक्वल्स टू 2x बाय 3 माइनस का 5 बाय 3। तो ये जो है बेटा ये आपका क्या है, स्लोप आ जाएगा अकॉर्डिंग टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के थ्रू। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आपको पता है कि m1 इंटू m2 किसके बराबर होना चाहिए, -1 के। m1 बोले तो 2/3, m2 बोले तो पता नहीं -1। तो यहां से बेटा आपका स्लोप 2 कितना आ जाएगा, -3/2। अब आपके पास स्लोप है, आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है, -4, 0 है। तो बस इन दोनों के हेल्प से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। y minus y1 is equals to mx minus x1. So y is equals to -3/2 x plus का 4. So y is equals to -3x/2 minus 12/2 that is 6. अब बस रीअरेंज करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल डिम्पल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है। अब सर्कम सेंटर क्या होता है, पहले बेटा मतबल सीखेंगे, पहले फिगर बना लेते हैं। बेटा आपके पास ए कोऑर्डिनेट है दैट इज 1/2, आपके पास एक बी कोऑर्डिनेट है दैट इज 3, -4, और उसके बाद बेटा आपके पास एक सी कोऑर्डिनेट है दैट इज 5, -6। अब सर्कम सेंटर क्या होता है बेटा, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से, आपके पास एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, तो सर्कम सेंटर वो सेंटर होता है जो इन तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस लेते हैं और सी पॉइंट से भी आप वही डिस्टेंस लेते हैं, तो बेटा यही चीज आपकी क्या बनाती है, सर्कम सेंटर बनाती है। और ये सर्कम सेंटर क्या है, लेट्स से हम इसको सी से डिनोट करते हैं, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब अपने को क्या पता चला कि भाई ये जो पी पॉइंट है, चलो इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। ये जो पी पॉइंट है ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। इसका मतलब है कि भाई जो पी ए है वो पी बी के बराबर होना चाहिए और वो पी सी के बराबर होना चाहिए। अब हमें दो दो डिस्टेंसेस लेके बेटा सॉल्व करना है। पहले हम करेंगे पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, फिर हम करेंगे बेटा पी बी इज इक्वल टू पी सी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों तरफ लगाएंगे, अंडर रूट पहले ही कैंसिल कर देते हैं, चलो तुम कंफ्यूज मत हो जाना। तो बेटा पी ए और पी बी, ठीक है। अगर मैं पी ए के बीच का डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, लेट्स से कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, पी बी के डिस्टेंस के, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू y माइनस ऑफ -4। तो यहां से हमने ये सीखा कि भाई अगर हमारे पास
दो कोऑर्डिनेट से तो हमारे पास डिस्टेंस सेम है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल बेटा, x माइनस वन का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, y माइनस टू का होल स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर दैट इज 4 और माइनस का 2 इंटू ए बी दैट इज 4y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और y प्लस 4 का स्क्वायर होगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इतना आया। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, अब बचा क्या 1 और 4 5 माइनस 2x माइनस 4y is equivalent to 9 और 16 25 माइनस 6x प्लस 8y। अब इसको रीअरेंज करो बेटा, उधर ले जाओ तो देखो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4x, ठीक है, या यहां ले आओ कोई दिक्कत नहीं है। सो माइनस 2x प्लस 6x इज 4x, माइनस 4 माइनस 8 इज माइनस 12y और 5 माइनस का 25 इज माइनस 20 इक्वल टू 0। और बच्चा ये आई है आपकी पहली इक्वेशन। ये क्या आया है बेटा आपके पास, पहला इक्वेशन। अब आपको क्या सॉल्व करना है, अब आपको सॉल्व करना है PB इज इक्वल टू PC, है ना। अब PB की वैल्यू तो यही ले लो, है ना, ये PB की वैल्यू आई है, ये PB का डिस्टेंस है तो इसको एज इट इज लिख दो 25, नहीं इसको यहां तक लिख दो, ये वाला लिख लो, ठीक है, कौन सा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 8y और ये किसके बराबर होगा, PC के बराबर होगा। PC बोले तो बेटा व्हाट इज PC, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब बेटा x स्क्वायर से यहां भी x स्क्वायर, y स्क्वायर से ये भी y स्क्वायर कैंसिल, अब आपके पास क्या बचा 9 माइनस 6x, 9 और 16 बेटा क्या बचा 25 माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 25 और 36 तुम्हारे पास क्या बचा 61 प्लस 10x प्लस का 12y। अब रीअरेंज करेंगे, वहां ले जाओ, 0 इज इक्वल टू 16x, 12 माइनस 8 इज प्लस का 4y, 61 माइनस 25 तो 11 में से 5 गए 6, 5 में से 2 गया 3, 36, 4 कॉमन ले लेंगे बेटा तो 4x प्लस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और ये आ गई है बेटा आपके पास आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास निकल कर आ गई हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल है, आपको दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। 4x माइनस 12y माइनस 20 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। बोलो डन है, चलो आई होप सबको समझ में आया हो। ये 6x बेटा वहां जाएगा प्लस हो जाएगा 16x, ये 8y वहां जाएगा 12 में से 8 4 आ जाएगा और इसी तरीके से हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे PC की वैल्यू आई थी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी माइनस 2ab होगा, सो सॉरी, एक सेकेंड रुको, यहाँ से इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार, रुको 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 रुको, नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, आ जाओ, ठीक है आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा PB हमने यहां से डायरेक्टली लिख लिया था, दैट इज x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 8y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ठीक है, फिर प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और बेटा आपके पास 9 16 25 माइनस 6x प्लस का 8y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10x प्लस 36 प्लस का 12y। 25 से 25 डायरेक्टली कैंसिल, सबको वहां ले जाओ, सो 0 इज इक्वल्स टू माइनस 10x प्लस 6x इज माइनस का 4x, ठीक है, यहाँ 12y उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा तो ये प्लस का 4y और बेटा वहां क्या है प्लस का 36।
डन। हम सबको कहाँ ले गए बेटा, उस साइड ले गए, दैट इज 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 36। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 36 या x माइनस y इज इक्वल टू 9। एक ये इक्वेशन है, और बेटा अगर आप इसमें से भी कॉमन निकालते हो, सो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब आपको पता है कि इन दोनों इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो देखो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, x माइनस 3y किसके बराबर है, 5 के, और x माइनस y किसके बराबर है, 9 के। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल। -3 + 1 इज -2y एंड 5 - 9 इज -4, और बेटा y की वैल्यू आ गई कितनी, 2। अगर y की वैल्यू 2 है, सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9। x माइनस 2 वहां जाके +2 हो जाएगा, और x की वैल्यू 11 आएगी। तो ये जो p सर्कम सेंटर है, तो y2 आएगा और x आपका 11 आएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। आ जाओ। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, फैमिलीज ऑफ लाइन। अब देखो, अगर बहुत सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो दे बिकम फैमिली ऑफ लाइन। अगर बहुत सारी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सो दे बिकम फैमिली ऑफ लाइन। अगर बहुत सारी लाइन एक दूसरे के, लेट्स से फॉर एग्जांपल उनका स्लोप सेम है, तो वो बन जाती हैं फैमिलीज ऑफ लाइन। तो बेसिकली कोई भी एक पैरामीटर अगर आपका सेम होता है बहुत सारी इक्वेशंस में, तो वो आपकी फैमिलीज ऑफ लाइन बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बेटा एक ऐसी इक्वेशन लिखनी हो जिसमें y इंटरसेप्ट हमेशा 3 रहना चाहिए, आपकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना। तो y इंटरसेप्ट हमेशा -3 रहना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस की जनरल फैमिली ऑफ इक्वेशन क्या होगी, y की जगह y रखेंगे, m की जगह m रखेंगे, x की जगह x रखेंगे, बस क्योंकि हमें जो एक पैरामीटर गिवन है दैट इज y इंटरसेप्ट, उसकी जगह पे हम वो पुट कर देंगे। नेक्स्ट, स्लोप 2 होना चाहिए। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब बेटा जो स्लोप है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, बाकी कुछ भी चेंज होता रहे, ये बन जाती है फैमिली ऑफ लाइन। आई होप सिंपल डिंपल सबको क्लियर हो। एक बेटा PYQ 2020 में आपका आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। तो यहां बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड पैरेलल टू दिस। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों के इंटरसेक्शन के बीच में से, इन दोनों के इंटरसेक्शन के बीच में से इस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन के बीच में इस तरीके से पास हो रही है, और ये जो लाइन है ये एक और तीसरी लाइन के पैरेलल है। सबसे पहली चीज, इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, because solution of these two linear equation in two variable will give you what, will give you the intersection। और एक यहां से इंटरसेक्शन का पॉइंट मिल जाएगा, इससे स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ गई। सिंपल है। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2 6। इसको एज इट इज रहने दो, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। 2y कैंसिल, तो बेटा 4 और 3 7x, 6 - 4 इज 2। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 2/7। चलो भाई, अब इस 2/7 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सो 2 इंटू 2/7 प्लस का y इज इक्वल टू 3। So 4/7 plus y is equal to 3. Y is equal to 3 minus का 4/7. Y is equals to 21 minus 4/7. और y कितना आ जाएगा बेटा, 17/7। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, मतलब अपनी इक्वेशन का एक पॉइंट मिल गया, 2/7 and 17/7। तो आपको क्या मिल गया बेटा, यहां से अपनी जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है जो इंटरसेक्ट हुई है, उसके आपको 2 पॉइंट मिल गए। चलो भाई ठीक है। अब आपको बेटा बोला है कि इसके पैरेलल है, तो 4x प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -4x प्लस 7, y इज इक्वल टू mx प्लस c।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -4। अब बेटा आपको एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसका स्लोप ये है और एक 0.2/7 अपॉन 17/7 है। कर सकते हो? कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, मुझे पता है कर पाओगे, तो काहे नहीं कर पाओगे। चलो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है दैट इज डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ध्यान रखो, ये सर्कल्स में भी काम आएगा, तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना, ये सर्कल्स में काम आएगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d of a point x1 y1 from the line ax plus by plus c is ax1 plus by1 plus c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ऊपर का मॉड में। सिंपल, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट x1 y1 है और ये लाइन ax plus by plus c इक्वल टू 0 है, आपके पास ax1 plus by1 plus c अपॉन मॉड में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो c डैश माइनस c उनका कांस्टेंट टर्म अपॉन में वही a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म। क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या बन गया बेटा? x1 y1। ये लाइन है तो ये क्या है? a1 सॉरी a है, ये क्या है? b है और ये c है। ये डिस्टेंस है। आपको पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कितना? 4 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस का c अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। So 4 is equals to 4 3s are 12 minus का 4 plus k upon में 5. So 20 is equals to 8 plus k और बेटा आपके k की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। और आपके k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? यहाँ से 12 आ गई। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? आई होप क्लियर हो। पर क्या ये सही है? क्या कुछ और ऐड नहीं होना चाहिए था? बहुत बच्चे इतना करेंगे मजा आ जाएगा उनको, नहीं। पर बेटा ये मॉड हम कैसे भूल सकते हैं? ये मॉड हम कैसे भूल सकते हैं? तो ये k की वैल्यू 1 तो ठीक है, लेकिन अगर k की वैल्यू माइनस का 8 है, सो 20 इज इक्वल्स टू -8 प्लस k, तो यहां से k की वैल्यू 28 भी आ सकती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास? द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट रिलेटिव टू 1 पॉइंट। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। देखो, अब यहाँ पे आपके पास क्या है? ध्यान से देखो, अगर बेटा एक पॉइंट है आपके पास x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट है x2 y2, है ना? और ये बेटा दो पॉइंट्स गिवन है और एक कोई लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c। सो अगर हमारे पास, ठीक है, लेट द लाइन 1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट pq इन द रेशियो k is to 1, सो बेटा एट द पॉइंट r देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r आर kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 ky2। आपको पता है m1 x2 सेक्शन फॉर्मूला यार, है ना? m1 x2 प्लस m2 x1, क्योंकि यहाँ पे m2 1 है तो उसकी जगह पे हमने 1 छोड़ दिया। क्वेश्चन देखो कैसा आता है। क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन करो वेदर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड और ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन। अब हमें क्या करना है कि भाई सेम साइड पे आते हैं या ऑपोजिट साइड पे आते हैं। बेटा पॉइंट क्या है? -1, 2। पॉइंट क्या है पहला? माइनस का 1, 2। पहला पॉइंट कौन सा है बच्चा? माइनस का 1, 2। अब देखो, तो x और y की वैल्यू है ना बेटा बेसिकली, तो यहाँ पे 2 1, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू इज इक्वल टू 7, -2 -6 इज इक्वल टू 7। ये आ गया बेटा यहाँ से माइनस का 8। कितना आ गया? माइनस का 8। आपने क्या किया बच्चा? अगर इसको और इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा? -8 -7 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली एक आंसर आपका कितना आ गया? माइनस का 15। देखो सिंपल है, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू, 7 को भी उधर ले गए। आपने बेटा इस इक्वेशन की एक वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 into 3 minus 3 into 4 is equal to 7.
6 minus 12 is equal to 7, minus 6 minus 7 is equal to 0, और ये आ गया माइनस का 13। अब क्योंकि बेटा दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों के क्या है, सेम साइन है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों सेम साइड पे आएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों सेम साइड पे आएंगे, और बेटा अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वो ऑपोजिट साइड्स पे आएंगे। सिंपल। अगर दोनों के सेम साइन है, आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो बेटा सेम साइड एल्स डिफरेंट साइड। अब बेटा एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन द लाइन। अगर आपके पास दो लाइंस है बेटा, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो बच्चा आपके पास जो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स है उसकी इक्वेशन कैसे गिवन होती है बच्चा, आपके पास a1x plus b1y plus c1 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस a2x plus b2y plus c2 a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बोला है बेटा, कुछ नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में, बहुत डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। ये है बेटा a1 क्या है 12, b1 कितना है बेटा -5 और c1 कितना है 3। यहां से बच्चा आपके पास a2 कितना है 4, b2 कितना है 3 और c2 कितना है -3। आपको इन तीनों के अलावा कुछ चाहिए क्या? a1 b1 c1 यही चाहिए, a2 b2 c2 यही चाहिए, और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। तो बेटा a1x आ जाओ, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में 16 4 का स्क्वायर प्लस 9। बस आपको इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद बेटा ये आपका होमवर्क है कि आप ये जो इक्वेशन बनेगी इसको नीचे कमेंट्स में डालना। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट होता है बच्चा, फील फ्री टू कमेंट डाउन। तब तक हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, बाय।